नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर हुए आज के घटनाक्रम की, जिसने दिल्ली की राजनीति और दिल्ली वासियों दोनों का दर्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। आज दिल्ली सरकार के गठन के फैसले में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग दोनों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिल्ली वासियों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, तो उधर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए नजीब जंग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। लेकिन इस सबसे और ज़्यादा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है दिल्ली और दिल्ली वासियों का दर्द। आज ये साफ हो गया है कि अगर दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर इतनी देर हुई है तो उसके लिए केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल जिम्मेदार रहे। इसलिए आज दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी। लेकिन अब जो आगे की तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो बीजेपी के लिए और ज़्यादा किरकिरी का सबब बन सकती है। चलिए एक रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। फिर हरा हुआ दिल्ली का दर्द, सुप्रीम कोर्ट की राज्यपाल को फटकार, राष्ट्रपति ने स्वीकारी सिफारिश। लेकिन आखिर कैसे बनेगी दिल्ली में सरकार? गुड गवर्नेंस की बात करने वाली मोदी सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाकर दिल्ली वासियों को यह अच्छी तरह बता और समझा दिया कि दिल्ली के पिछले कुछ महीने के राजनीतिक दर्द के पीछे केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का खेल चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार ये बताने के लिए काफी है कि पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार और उपराज्यपाल ने मिलकर दिल्ली के चुनाव का तमाशा बनाकर रख दिया। बहरहाल केंद्र और उपराज्यपाल को आज दिल्ली में चुनाव के मुद्दे पर फटकार लगी तो ये खबर भी आने में देर नहीं लगी कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उपराज्यपाल नजीब जंग की सरकार बनाने की संभावना तलाशने की सिफारिश स्वीकार कर ली। अब इसके बाद बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति ने इतनी देर से सिफारिश क्यों स्वीकार की? जाहिर है इस देरी के पीछे केंद्र सरकार और राज्यपाल के बीच पिछले कुछ महीनों में पकी खिचड़ी ही जिम्मेदार रही। बहरहाल अब अगर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिला तो यह दिल्ली वालों के दर्द को और ज्यादा बढ़ाएगा। आखिर कैसे दिल्ली में सरकार बनाएगी बीजेपी? चुनावों से क्यों भागती रही बीजेपी? क्या आम आदमी पार्टी से डर गई थी बीजेपी? खैर ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में बीजेपी दिल्ली में चुनाव से क्यों भागती रही। लेकिन अब दिल्ली के करोड़ों वोटर्स का दर्द इस बात में समा गया है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी। अब ये तो आप जानते हैं कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास 28 सीटें हैं और ये मान लिया जाए कि 25 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में तीनों सीटें अगर बीजेपी जीत भी लेती है और इसमें अकाली दल की एक सीट शामिल भी कर ली जाए तो बीजेपी का आंकड़ा 32 पर आकर खत्म हो जाता है। और सवाल यहीं से खड़े होते हैं, आखिर कैसे बहुमत जुटाएगी बीजेपी? कैसे जरूरी 35 सीटें जुटाएगी बीजेपी? क्या दिल्ली में खरीद फरोख्त का खेल होगा? अब पिछले 8 महीनों से खुद को ठगा और अनाथ सा महसूस कर रहे दिल्ली के वोटर्स को अब यही सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अब ये तो साफ हो ही चुका है कि क्यों डरी और सहमी हुई बीजेपी उपराज्यपाल के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव से भागती रही। लेकिन अगर अब न्योता मिलने के बाद बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा साबित नहीं किया तो इससे उसकी और भी ज्यादा किरकिरी होगी। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। तो दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है और पिछले करीब फरवरी में जब
अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से लगातार ये बात चल रही है कि दिल्ली में सरकार बनाई जानी चाहिए या नए सिरे से चुनाव होने चाहिए। बहरहाल ये एक बड़ी अबूझ पहेली बन चुकी है, लेकिन इसका कोई हल अभी सामने नहीं आ रहा है। बहरहाल इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार राकेश हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप समूह संपादक हैं हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हैं, जिनका सामाजिक संगठन दिल्ली में काफ़ी सक्रिय है, और हमारे साथ हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ वरिष्ठ सहयोगी हमारे रमाकांत सिंह हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले रमाकांत का रुख करते हैं। रमाकांत, दिल्ली में जो सियासी हलचल है और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार और उपराज्यपाल दोनों को कि भाई सरकार बनाने में आपने इतनी देर क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मायने लगाया जाए और क्या हलचल है दिल्ली में सरकार को लेकर? देखिए, जिस हिसाब से यूसुफ जी आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को शिकंजे में लिया है, कटघरे में खड़ा किया है, उन्होंने साफ जानना चाहा है आखिर 5 महीने क्यों लगे हैं। क्या दिल्ली को हमेशा राष्ट्रपति शासन पर डाला जाएगा? क्या दिल्ली की जनता का कोई अधिकार नहीं है? क्या उसे चुनी हुई सरकार का हक नहीं है? इसके बाद जो सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं उनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दोनों ही पार्टियों को बीजेपी पर हावी होने का मौका एक तरह से मिल गया है सुप्रीम कोर्ट के बहाने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जल्द से जल्द सरकार बननी चाहिए और कैसे सरकार बनेगी ये उपराज्यपाल और केंद्र सरकार तय करे। क्या उन्हें लगता है कि बीजेपी सरकार बना सकती है तो कैसे बनाएगी? रमाकांत एक ही समझना चाहेंगे कि जब से चुनाव हुए हैं दिल्ली में, पिछले साल दिसंबर में चुनाव हुए थे, नतीजे आए थे, उसके बाद से ये एक पहली बनी हुई है कि बीजेपी के पास 32 एमएलए हैं थे, जिनमें से 3 सांसद बन गए, तो अब उनके पास सिर्फ 28 बचे हैं। तो बीजेपी के पास जहाँ से मामला चला था घूम फिर के मामला वहीं आता है। तो ये जो 4 की जो संख्या है ये कहाँ से बीजेपी जुटाएगी? जैसे कि चर्चा चल रही है कि बीजेपी को न्योता मिल सकता है, राष्ट्रपति ने ये ऐसे संकेत दिए कि बीजेपी को एक सरकार बनाने का मौका दिया जाए। तो किस आधार पर बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार बनाएंगे? देखिए, इस पर उपराज्यपाल ने न्योता दिया है, लेकिन न्योता के साथ ये भी है उसे फ्लोर में बहुमत भी सिद्ध करना है। और अभी जो मौजूदा हालात हैं उनमें कुल 29 एमएलए बीजेपी के हैं और 29, जबकि जरूरत है 34 एमएलए कम से कम मौजूदा हालात में चाहिए। बीजेपी ये मानकर चल रही जो बाई इलेक्शन होगा उसमें 3 सीटें वो जीत जाएगी, लेकिन उसी तरफ फिर आंकड़ा भी बढ़ जाएगा, जो 34 जरूरत है वो 36 तक पहुंच जाएगा। और जो अंतर 4 का ऑलरेडी अभी चल रहा है 4-5 सीटों का, वो बरकरार रहने वाला है। हालांकि बीजेपी ये मानकर चल रही है 2 निर्दलीय विधायक, चाहे वो शौकीन हो या फिर बिन्नी हो या फिर शोएब इकबाल हो, ये उन्हें समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी 2 सीटों की कमी उन्हें आगे झेलनी पड़ेगी। उसका आंकड़ा अभी तक बीजेपी के पास नहीं है। शायद यही वजह ना तो सरकार बना पा रही है, और क्योंकि दिल्ली में हालात बीजेपी का भी कोई ऐसा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है जिसको सामने रखकर वो चुनाव में जा सके, इसलिए बीजेपी को लग रहा है ना तो वो चुनाव में जा पा रही है और ना ही ढंग से सरकार बना पा रही है। कुल मिला के कश्मकश है बीजेपी के अंदर भी लेकर के। जी, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे रमाकांत, आप हमारे साथ बने रहे लाइन पे। कुमार राकेश जी, किस तरह से इन हालात को देखते हैं, खासकर एक दिल्ली के अंदर सरकार का ना होना एक बेचैनी का सबब तो है दिल्ली में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है जो स्थायी जो एक राज्य सरकार है वो करती है और वो काम नहीं हो पा रहे हैं, गवर्नर का रूल एक तरह से चल रहा है। दिल्ली का जो यूसुफ के हश्र हुआ है अभी, मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति के महत्वाकांक्षाओं की पराकाष्ठा है जिसके कारण दिल्ली का ये हश्र हुआ है। ना पहले हुआ था ना आने वाले दिन में होगा। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जो व्यक्ति हवा में तैरते हुए उन्होंने एक हवाई बातें करके लोगों को बहका करके फुसला करके उसने एक माहौल बनाने की कोशिश की और उसमें फेल्योर रहे। सरकार बनी थी, 49 दिन रहे वो और एक छोड़ के चले गए एक अतिवाद की तहत। तो जो आज की स्थिति है उसमें भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो या जिसकी बात हो, नंबर है भाजपा के पास। जो बता रहे थे रमाकांत जी कि जो कुछ निर्दलीय हैं उनके पास जो कि आने को तैयार हैं, 3 सीटों को लेके ओवर कॉन्फिडेंस है महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर के। तो चूंकि संवैधानिक बाध्यता है चुनाव होना, तो चुनाव करवाएंगे, 3 सीटों पे चुनाव होंगे। तो भी चुनाव टालने की भी कोशिश बीजेपी कर रही है। आज राष्ट्रपति का जो एक नोशन है, जो एक इंडिकेशन है कि उसके लिए उन्होंने मंजूरी दे दी है एलजी को कि आप इसकी संभावनाएं तलाश सकते हैं। अब इसमें देखना होगा कि
बीजेपी जो नैतिकता की बात कर रही है, अपनी नैतिकता को, अपने मान को, सम्मान को बचाते हुए कैसे सरकार बनाती है या फिर चुनाव में जाती है। पीयूष जी, किस तरह से आप देखते हैं इसको कि जो कुमार जी ने भी कहा कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो नैतिकता भी बची रहे, उसकी सरकार भी बन जाए, क्या ये संभव दिखता है? देखिए, मुझे तो संभव नहीं लगता, क्योंकि नैतिकता किसी भी हाल में नहीं बचेगी। क्योंकि सरकार अगर बनती है तो उसके आंकड़े जुटाने के लिए आपको जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, और यही जोड़ तोड़ बीजेपी लगी है शुरू से और नहीं कर पा रही है। नहीं तो अब तक सरकार बन गई होती। उसने आपको तोड़ने की कोशिश करी, उसने कांग्रेस में भी भितरघात करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि नैतिकता का जहां मानदंड होता है तो वहां तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पर खरी उतर पाएगी। क्योंकि अगर वो सरकार बनाने पे आमदा होती है, जैसा कि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है, और उससे लगता है कि, और जिस तरह से राष्ट्रपति ने अभी ओके कर दिया है गवर्नर के की जो उन्होंने भेजा था रिकमेंडेशन, लेकिन इतना समय जो लगा है तो लगातार कोशिश यही थी भाजपा की किसी तरह सरकार बना ले। सुप्रीम कोर्ट का जो आक्रोश है, जो फटकार लगी है केंद्र सरकार को भी और उपराज्यपाल को भी, वो शायद इस बात को लेकर भाई इतना देर क्यों लगा रहे हैं आप? संभावनाएं तलाशने में आपके पास नंबर है, नंबर का गेम है, तो अब तक गवर्नर साहब जो उपराज्यपाल दिल्ली के हैं वो ये फैसला क्यों नहीं कर पाए कि क्या इन नंबरों के साथ इस स्थिति में सरकार बनना संभव है? वैकल्पिक नहीं, निश्चित रूप से देखिए यही बात यूसुफ भाई, यही बात हुई है। क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो पिटीशन लगाई थी उसमें जब भी सुनवाई हो तो एलजी ने यही, उनके वकील ने यही प्ली दी कि हम सारे ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं और हम जल्दी फैसला ले लेंगे। लेकिन जल्दी फैसला होते होते 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, महीना हो जाता है। तो अंत में जो है सुप्रीम कोर्ट को एकदम ये लगा कि अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है, और मतलब एक जो लोगों का जो जनतांत्रिक अधिकार है उससे उनको मरहूम किया जा रहा है और सरकार बननी चाहिए। तो अब एकदम से उसने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कि अब ये कुछ नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, तो उसने आज जो है बड़े ही कटु शब्दों में ये कहा कि भाई आप तुरंत जो है कोई फैसला लीजिए और जो है कि यहाँ पे या तो चुनाव करवाइए, सरकार बनाओ, सरकार बनाइए। जी, आपका भी एक दिल्ली में जो एक त्रिशंकु विधानसभा है उसके अंदर आपका और आपका संगठन का भी एक बड़ा रोल रहा। आपने जो कैंपेन उस वक्त चलाया था मुसलमानों के बीच, तो बहरहाल वो एक पुरानी बात है। तो आपको क्या लगता है कि जो नजीब जंग साहब संभावनाएं तलाश रहे हैं पिछले लगभग साल भर से नई सरकार बनाने की, और सुप्रीम कोर्ट में एक रटा रटाए जवाब देते हैं कि साहब हम ठीक है, हम कर रहे हैं, तो आपको कोई इसकी संभावना, इम्कानात नज़र आते हैं कि साहब इन हालात में कोई सरकार बन पाएगी, और बनेगी तो साफ़ सुथरी सरकार होगी? क्या है, कुछ अंदर की कहानी क्या है? देखिए, मुझे जहाँ तक बिल्कुल अंदर की खबर है, जो इन्फॉर्मेशन मिले इस सिलसिले में, जो है नजीब जंग साहब बहुत शशोपंज में शुरू ही से जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थे कि वो क्या करें। एक तरफ ये कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी जिसकी गवर्नमेंट बन चुकी है, तो बीजेपी को हम आगे बढ़ाएं, गवर्नमेंट में बनाने की दावत दें या नहीं दें, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ में है वो। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी शुरू से असल में इसको प्रायोरिटी पर उसने दिल्ली को नहीं रखा। उसका टारगेट था पहले सेंटर पर वो काबिज हो गए, उसके बाद और कई स्टेट थे, तो उसमें सबसे पहले उसके पेश नज़र ये था कि अगर हम यहाँ पर दिल्ली में गवर्नमेंट बना लेते हैं जोड़ तोड़ के, तो दूसरे स्टेट पर कहीं जो है उसके जो निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए कि वहाँ देखो इस तरीके से नैतिकता को एक तरफ रख करके और गवर्नमेंट बना ली। मुझे जहाँ तक इत्तला और ख़बर है कि मैं शुरू ही से देख रहा हूँ कि इनके पास आंकड़े पूरे रहे हैं, गवर्नमेंट बनाने के पूरे मौके मिले हैं बीजेपी को, लेकिन वो किसी वजह से जो है इसको जो है देर किया है कि अपना उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा होगा, और आज अब आगे बढ़ रहे हैं या कुछ अंदर में लोग तैयार हो रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो अभी तक देरी की वजह सिर्फ और सिर्फ उनका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। वरना मैं देखता हूं आंकड़े की बुनियाद पर तो कहीं पर भी जो है बीजेपी पीछे नहीं है गवर्नमेंट बनाने, बीजेपी बना सकती थी गवर्नमेंट। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात कि आज भी मिसाल के तौर पर 28 है उनके पास विधायक है, और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के कई बार बाज़ाब्ता जो है 6 विधायक अलग होकर के और एक अलग फ्रंट बना करके और बीजेपी में जाने के लिए मतलब तैयार बैठे हुए थे, और आज भी तैयार बैठे हुए हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। उसके अलावा कई उसमें से भी टूटने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी से, लेकिन हो सकता है कि उसमें से 2/3 जो एक ज़ाब्ता है, रूल है, रूल के खिलाफ हो जाए और उसकी सदस्यता खत्म हो जाए। जो आपने कहा कि वो लोग टूटने के लिए तैयार है, इस पर हम रमाकांत से बात करते हैं। रमाकांत जी, जो मुफ्ती साहब भी बता रहे हैं, बीच में चर्चा भी काफी चली थी कि कांग्रेस के 8 जो विधायक हैं उनमें से 6 अलग होकर बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। बाद में जाके सारे विधायकों ने सोनिया गांधी को सफाई दी थी, राहुल गांधी को सफाई दी थी कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। तो क्या उस तरह की संभावनाएं अभी भी आपको लगता है कि इस तरह की संभावनाएं हैं कि कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए? देखिए, उसमें मैं आपको वाकया दिलाना चाहूँगा। ये ठीक है, 6 विधायकों की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो एक संशय है, कोई भी विधायक द्वारा
चुनाव का सामना नहीं करना चाहता, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है। और कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें ये भी भरोसा नहीं है कि उनकी पार्टी दोबारा उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, अगर उम्मीदवार बनाती है तो दोबारा वो जीत कर आ पाएंगे। तो यही एक संशय है, वो एक दो विधायक नहीं बल्कि पूरी जो जमात है दिल्ली के विधायकों सबका एक सा ही हाल है। और शायद यही वजह है कि जिन्हें सरकार बनाने की जहां संभावना उन्हें नजर आती है, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोशिश की गई थी कि कांग्रेस का दोबारा समर्थन लेकर सरकार बनाई जाए। जैसे ही अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव हार के दोबारा दिल्ली आए थे तो उन्होंने उपराज्यपाल को बाकायदा चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि अभी विधानसभा भंग न की जाए। तो इसका मतलब उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस से बात की थी और इसका दावा खुद आज अरविंदर सिंह लवली ने किया था कि कांग्रेस ना तो किसी को समर्थन देगी ना किसी समर्थन लेगी। तो जाहिर सी बात है, इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ ही था। अगर कांग्रेस समर्थन देती तो शायद ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार दिल्ली में बन सकती थी, लेकिन ये संभावनाएं भी नहीं है। और जहां तक टूट फूट की आपने बात कही तो उसकी सबसे बड़ी, अगर ये फैक्टर आता है सामने तो इसकी वजह यही रहेगी क्योंकि ज़्यादातर एक लोकसभा चुनाव ने एक आईना दिखाया है कांग्रेस को, खासकर जो माइनॉरिटी से लोग विधायक आते हैं, कि एक पूरा एक शिफ्ट कर गया है माइनॉरिटी वोट आम आदमी पार्टी में। अगर ये नजरिए आगे बनते हैं तो 4 विधायक कम से कम दोबारा विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। तो यही कश्मकश, यही वजह है जो किसी भी हद तक जाने के लिए जो भी सरकार बनाएगी उसके साथ किसी भी पार्टी का विधायक जाने को तैयार है। यूसुफ जी, कुल मिला के जो रमाकांत ने कहा वो उनका लबोलवाब ये है कि साहब चुनाव से बचना चाहते हैं जो विधायक हैं, उनको डर है कि कहीं शायद दोबारा हम हार ना जाएं, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव में तो जाना पड़ेगा। हमारे साथ बहरहाल वरिष्ठ पत्रकार ललन सिंह जी भी जुड़ गए हैं। ललन जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर के, तो आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कड़े तेवर दिखाए हैं कि भाई संभावना क्यों नहीं तलाश रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि दिल्ली की जो पहली को इतना उलझा दिया गया है, जब चुनाव कराने की अगर बात है तो चुनाव अभी जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ हो रहे थे, हो सकते थे, तो वहाँ सिर्फ बाई इलेक्शन क्यों कराए जा रहे हैं, पूरा चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा। तो क्या बीजेपी सरकार बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है या चुनाव से भाग रही है? नहीं, बीजेपी के लिए चुनाव से भागने का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी में तो मोदी की लहर अभी, जैसा आपने देखा महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो कुछ हुआ है, तो इसमें चुनाव से भागने की कोई बात नहीं थी। और शुरू से बीजेपी का तो प्रयत्न यही रहा कि सरकार बनाई जाए, लेकिन चूंकि उसके पास आंकड़े नहीं थे और वो आंकड़े जुटा नहीं पाई, क्योंकि राजनीति में जोड़ तोड़ तो होती है जी, और शायद उस जोड़ तोड़ में वो सफल नहीं हुए जी, इसलिए ये मामला टलता रहा। अब देखिए, बाई इलेक्शन के लिए ऑलरेडी चुनाव आयोग ने डिक्लेरेशन कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के सामने ये भी समस्या है कि इमीडिएटली बीजेपी ये कहने की स्थिति में शायद नहीं है कि पूरा चुनाव तुरंत करा दिया जाए। जी, चलिए, बीजेपी की आपने बात की कि बीजेपी में पसोपेश है, ये बाई इलेक्शन वाली बात से ही आता है सामने, क्योंकि जिससे भी एक संदेश मिल रहा था कि शायद जो है भाजपा जो अपनी सरकार बनाने में इच्छुक है, वरना तो बाई इलेक्शन कोई मतलब नहीं था, तुरंत जो है कि ये रिकमेंडेशन जाता है कि सरकार रिकमेंड कर सकती है। जी हाँ, आप रिकमेंड करिए और चुनाव महाराष्ट्र में टाइमिंग का जो समय बाध्यता है, इसीलिए अनाउंसमेंट हुआ है बाई इलेक्शन। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जल्दी फैसला कीजिए। उसमें साथ ये भी कहा गया कि अगर इस भी सरकार बन जाती है तो फिर चुनाव नहीं होगा। अगर बहरहाल हम देखते हैं बीजेपी में क्या चल रहा है। इस बारे में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से हमारे संवाददाता रमाकांत ने बात की। आइए देखते हैं रमाकांत के साथ बातचीत में सतीश उपाध्याय क्या कहते हैं कि बीजेपी सरकार बनाना चाहती है या चुनाव में जाना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष सतीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे क्या नथिंग, कुछ नहीं कहना। जब समय आएगा समय पर जवाब देंगे, समय आएगा तब जरूर देंगे, समय आने पर जवाब देंगे। ये से दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी, जिन्होंने साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, लेकिन उनका फैसला चुनाव समय आने पर बताया जाएगा। वो समय कब आएगा इसके लिए उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली के पास राष्ट्रपति शासन के लिए पूरा समय अभी तक हमारे पास है और इस दौरान ही हम कुछ तय कर पाएंगे आखिर दिल्ली किस दिशा में जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप मावर के साथ रमाकांत सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो ये थे दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, जिनका कुछ भी कहना नहीं है, सिर्फ समय आने पर वो बात कहेंगे, समय का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल इस बारे में हमारे संवाददाता रमाकांत ने कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली से भी बातचीत की। आइए देखते हैं लवली का इस बारे में क्या कहना है।
ये तो सुप्रीम कोर्ट में रिएक्शन के हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद सिंह जी, लवली जी सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव से भाग रही है और आम आदमी पार्टी अगर आज चुनाव की बात कर रही है तो इसलिए कर रही है कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस ने अपना रुख पहले दिन से स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई लेना देना हो नहीं सकता, हम किसी अन्य दल को समर्थन दे नहीं रहे, इसलिए तुरंत दिल्ली में चुनाव होंगे। राष्ट्रपति तो कह रहे हैं कि अब सबसे बड़े दल को दिल्ली को बुलाना चाहिए। अगर उनके पास नंबर हैं तो बुलाएं, अगर नंबर होते तो पहले क्यों नहीं सरकार बना रहे थे। लेकिन आखिरी सवाल सर, केंद्र ये कहा केंद्र सरकार से जल्द गवर्नमेंट का कोई वसीला निकालें, तो क्या वसीला हो सकता है? वसीला दिल्ली में चुनाव के अलावा कोई नहीं है। ये चुनाव से भागने की कोशिश कर रहे हैं और बैकडोर से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए किसी भी महीने में उचित नहीं है। थैंक यू। ये थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सिवाय चुनाव के और कोई रास्ता शेष नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप मावर के साथ रमाकांत सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो ये थे अरविंदर सिंह लवली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कांग्रेस पहले भी ये बात कहती रही है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को समझते हुए भी उसने एक कोशिश की थी सरकार बनाने की, और आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया था। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और 49 दिन के बाद उन्होंने अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से कुमार राकेश जी लगातार जितना भी विश्लेषण इसका हुआ है दिल्ली के, और जो हालात हैं असेंबली में, जिसमें कोई वैकल्पिक सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या इतनी सी बात दिल्ली के उपराज्यपाल को समझ में नहीं आती है? देखिए, खेल कहाँ है? नहीं, खेल की जो बात कर रहे हैं, बीच में हम लोगों ने पहले भी कई बार चर्चा की अपने चैनल पे, और कई बार ऐसी बातें सामने भी आई कि जो खेल की बात है, खेल है नंबर का खेल है, और नंबर के खेल में कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहता। जिस तरह से अप्रैल में चुनाव के दौरान बात हुई और 26 मई को नई सरकार बनी, उसके पहले भी नंबर की बात आई। जो बिन्नी की बात हो रही थी, बिन्नी ने अपनी तेवर दिखाए, खासकर आप पार्टी में जिस तरह खलबली मची, जिस तरह से वहाँ बौखलाहट आज भी है। चलिए वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन अब जो चीजें एक कॉमन आदमी समझ पा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी को जब तक समर्थन नहीं मिल सकता, जब तक कि कोई दूसरी पार्टी या तो टूटे या इस्तीफा दे लोग, उसके नंबर नहीं आ सकता। सवाल ये है कि इतनी बात क्या उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? उपराज्यपाल जो है, एक तो पॉलिटिकल नहीं है, वो एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, तो एकेडमिक बैकग्राउंड से आने वाले राज्यपाल और जो राजनीतिक बैकग्राउंड, दोनों में फर्क होता है। तो नजीब जंग में वो फर्क दिखता है कि वो पॉलिटिकल नहीं है, ए पॉलिटिकल है। इतना तो जो ये बात तो नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, मैं वही बात मैं वही कह रहा हूँ, समर्थन की बात नहीं है। राज्यपाल की भूमिका रही है हमारे देश में कई मामलों में, कई तरह पे, हर कई राज्यों में विवादास्पद रही है। पहली बात, उनको समझ में आ रही है बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं अनौपचारिक तौर पे वो केंद्र के दबाव में है, कुछ ऐसे निर्देशों का पालन कर रहे हैं गुपचुप तरीके से, जिसको वो खुलेपन में जाहिर नहीं कर सकते। आपसे समझना चाहेंगे जी, क्या दबाव? एनडीए सरकार ने जो है कितने सारे जितने यूपीए सरकार द्वारा जो है बनाए गए गवर्नर थे उनको हटाया, लेकिन अभी भी कितने गवर्नर नहीं हटे हैं। हाँ, वो अलग बात है। उत्तराखंड के गवर्नर ने, हिमाचल के गवर्नर हैं, ऐसे कई गवर्नर जी, क्योंकि उत्तराखंड के गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है इस फैसले को हटाने के लिए। फोन हिमाचल के गवर्नर ने कोई चैलेंज नहीं किया। अरे भाई, चंडीगढ़ के गवर्नर, आप विषय से भटक रहे हैं, मुझे लगता है हमें सिर्फ दिल्ली पे फोकस करना है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर एक गवर्नर ने चैलेंज किया इसलिए बाकी गवर्नर नहीं हटे, सवाल वो मसला है ही नहीं कि गवर्नर, सिर्फ दिल्ली की हम बात करें। पीयूष जी, उपराज्यपाल जैसे कि राकेश जी ने भी कहा कि दबाव में लगते हैं, केंद्र के दबाव में, तो अगर इस देश में मोदी की लहर चल रही है, अभी जीता है महाराष्ट्र हरियाणा दोनों जगह जीते हैं, और शायद कश्मीर और झारखंड अब निशाने पर है, तो वो लहर दिल्ली में अगर है तो उम्मीद है दिल्ली में भी होगी, तो 7 चुनाव क्यों नहीं कराए बीजेपी ने? हिच क्या है? सवाल यही है। देखिए, सवाल यही है कि जो इन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, हरियाणा एकदम लगा हुआ है जी। और अभी भी देखिए, जो कल एक चैनल में जो आ रहे थे जो सर्वेक्षण के परिणाम, वो भी इनके पक्ष में जा रहे हैं। तो ये उपापों की स्थिति में ये निश्चित रूप से हैं। इनको अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि हमको कितना समर्थन मिलेगा, और आम आदमी पार्टी से अभी भी इनको खतरा दिख रहा है। और देखिए, जो दो दलित वोट बैंक आम आदमी पार्टी का है, वो कम से कम इंटैक्ट है उसके पास। और अभी देखिए, एक दंगा भी हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे दलित समूह ज्यादा संख्या में रहता है, वहां पे मुस्लिम और दलितों के बीच में।
तो इस तरह से ये पूरा का पूरा चल रहा है मसला। तो ये जानते हैं अभी पूरे आत्मविश्वास नहीं है भाजपा पे दिल्ली को लेके, अभी वो उनको नहीं पता कि हमें और सीटें मिल पाएंगी, बहुमत मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, यही उपापोह की स्थिति है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो अब ये या तो सरकार बनाएंगे, नहीं तो फिर जो है चुनाव के लिए जाएंगे वो। जी, चुनाव के लिए जाएंगे। बहरहाल इस मुद्दे पर हम आगे चर्चा जारी रखें, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है न्यूज़ लाइन में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के दर्द की, जहां सरकार बन नहीं पा रही है, चुनाव हो नहीं पा रहे हैं और दिल्ली तरस रही है एक अदद सरकार को लेकर के। जो सरकार थी वो 49 दिन बाद छोड़ भागी थी, रणछोड़ हो गए थे। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सभी मेहमान मौजूद हैं और हम चलते हैं। तो पीयूष जी, ब्रेक पे जाने से पहले जो आपने बातचीत की थी दिल्ली में जो डर लगता है बीजेपी में, उसको लेकर के, मुफ्ती साहब, जो बीजेपी को अरविंद केजरीवाल जिस तरह पिछले सक्रिय हुए हैं और जिस तरह से वो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरे थे, क्या वो एक डर बीजेपी के अंदर है अरविंद केजरीवाल का अभी भी? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कि उसका बहुत ज़्यादा अरविंद केजरीवाल का ग्राफ कुछ ऊपर गया हो, बल्कि जैसा कि सर्वे भी बताता है और हमारा अपना भी अंदाज़ा है कि अरविंद केजरीवाल का ग्राफ बहुत हद तक डाउन हुआ है। जिस तरीके से वो गवर्नमेंट बनाने के बाद 49 दिन गवर्नमेंट किए और उसमें भी वो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सके, और उसके बाद का जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर रहा और ख़ासतौर से बिजली पानी के जो मसले सब खड़े हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि उसका ग्राफ बहुत ऊपर गया हो। इस सिलसिले में तो हम सिर्फ इतना सा जो अंदर से खबरें आ रही हैं या कुछ सीनियर लीडरों से हमारी बातचीत होती रहती है, तो मुझे जो अंदाज़ा इसमें हो रहा है कि बीजेपी ने कोशिश पहले की तो उन रियासतों पर फोकस, उन स्टेट्स पर फोकस किया कि जिसको हम, जहां मुश्किल था, टफ था मुकाबला, उसको हम किसी तरह से जीत करके लाएं। और उसके बाद दिल्ली को ये बहुत आसान समझ रहे थे कि दिल्ली में तो है ही अपना सब कुछ। यहाँ उसके लिए दोनों ऑप्शन थे, गवर्नमेंट इलेक्शन लड़के भी आ सकते हैं और वैसे भी अगर चाहें तो तोड़ करके ला सकते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा कि पिछले, जब जैसा कि बता रहे थे हमारे एक दोस्त के, केजरीवाल ने फिर कोशिश की थी यहाँ गवर्नमेंट बनाने की, उस ज़माने में कांग्रेस वाले भी पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन लेन देन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। उस अब जो दूसरी बार तब केजरीवाल की कोशिश हो रही थी गवर्नमेंट बनाने की, उसमें कांग्रेस शामिल होना चाह रही थी और शामिल होकर के कुछ अहम मिनिस्ट्रीज लेना चाह रही थी, कुछ अहम या कुछ अहम रोल अपना जो है वो गवर्नमेंट में अदा करना चाह रही थी। इसलिए कि उसके सामने एक दूसरा अगर इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, तो ये मसला था। उसके बावजूद अब जो बीजेपी आ रही है, तो बीजेपी ये देख रही है कि नैतिकता के कहाँ रहा जब वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले जब एक साथ हो सकते हैं, जिसकी बुनियादी दोनों अलग अलग। कांग्रेस तो नैतिकता का दावा नहीं करती कभी, कांग्रेस ने कभी नहीं किया, आम आदमी पार्टी जरूर दावा करती है, लेकिन बीजेपी की हमेशा एक ये बात रही है कि हम साफ सुथरी राजनीति करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी होता था, शुचिता की बात होती थी। हालांकि उस ज़माने में यूपी में कैसे सरकार बनी, कल्याण सिंह ने किस तरह सरकार बनाई, वो सबके सामने है। और उस पर वाजपेयी जी का कहना था कि साहब असाधारण परिस्थितियों में असाधारण निर्णय करने पड़ते हैं। या तो आज भी दिल्ली में इनके सामने है, ऐसे मौके हैं बीच में जो है, मैंने देखा था कि कांग्रेस के जिस तरीके से विधायक सब टूट रहे थे, लेकिन इसके ऊपर के लोग जो है, जो बीजेपी के हाई कमान थे, वो जल्दी तैयार इसलिए नहीं हो रहे थे कि दूसरे स्टेट में इलेक्शन होने थे और उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते। तो और एक चीज़ ये भी आई थी बीजेपी में उस वक्त में जो है, बिल्कुल आखिरी मरहले में कि गवर्नमेंट अब बन जाएगी 1-2 दिन के अंदर में, लेकिन सीएम पद को लेकर के बहुत ज़्यादा सरफुटबल शुरू हो गया था बीजेपी में। उसकी वजह से भी जो है ये मतलब नहीं हो सका था। अब ये लोग देख रहे हैं कि हर तरफ से स्टेट के इलेक्शन से बहुत हद तक ये फ्री हुए हैं और सामने 2 छोटे-छोटे स्टेट के इलेक्शन है जिसका बहुत ज़्यादा मतलब दूर है, और यहाँ दिल्ली के लोगों का या दिल्ली में क्या हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उतनी दूर तक नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है या झारखंड में 1-2 महीने के अंदर में, तो इसलिए अब ये फ्री होकर के चाह रहे हैं कि दिल्ली पर फोकस करें। और दिल्ली में ये पहले से, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दोबारा इलेक्शन में जाने की पोजीशन में बीजेपी वाले जो है, मैं देख रहा हूँ कि कभी नहीं रहे। हाँ, हिचक शुरू ही से हिचक है, और वो शुरू ही से, पहले तो वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार कर रहे थे, अब ये शुरू ही से उनकी पॉलिसी है गवर्नमेंट बनाने की, लेकिन वो चाह रहे थे कि बाहर जो स्टेट है उसको निपटा लें और उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट बनाए, और अब ये गवर्नमेंट बनाने के लिए पूरी तरीके से सीरियस है। तो ललन जी क्या कहेंगे, जो बीजेपी में जो मुफ्ती साहब ने बताया कि साहब ऊपर के लेवल पर कुछ पहले हिचक थी कि बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाना चाहते हैं, तो अब क्या? देखिए, एक बात हमें समझना चाहिए कि केजरीवाल अपने आप
को जो असेसमेंट अपना वो कर रहे हैं, शायद दिल्ली की जनता का वो असेसमेंट उनके बारे में अब नहीं है। क्योंकि एक तो 49 दिन की जो गवर्नमेंट छोड़कर भागे, और इसके बाद जो वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे कंसेशन दे दिए पब्लिक को, ये सब उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या हुआ? जनता को उसको कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, और लोगों ने रियलाइज किया कि इन्होंने नाटकबाजी ज़्यादा की। तो सरकार में केजरीवाल तो यही कह रहे हैं ना कि भाई हमने जो दिया था उसे बाद में बदल दिया गया था, इसलिए हमें दोबारा मौका दीजिए। नहीं तो अगर कोई गैर कानूनी चीज देंगे तो कैसे उसको कोई इसी आधार पे, अच्छा देखिए वो बीजेपी की सरकार आई है वो इसी आधार पे है ना कि कांग्रेस ने नहीं किया, इसके लिए बीजेपी को मौका दिया जाए। अगर इसको सही माना जाए तो केजरीवाल का दावा सही लगता है कि भाई हमारे साथ पब्लिक है क्योंकि हमने किया था और उस वक्त राहत थी। देखिए बीजेपी की सरकार बनी नहीं, उसके बाद सरकार नहीं बनी, लेकिन सरकार गवर्नर का रूल हो गया, गवर्नर ने रूल्स के हिसाब से जो कायदे कानून जब तक केंद्र में हिसाब से फॉलो किया सारा। यूपीए की सरकार थी तब तक दिल्ली में यूपीए की सरकार थी, गवर्नर यूपीए की सरकार की सुनता था। जब से मोदी सरकार बनी है तब से मोदी जी की सुनेगा। तो जो केंद्र में सरकार होगी गवर्नर तो उसका नहीं कोई बहुत जरूरी बात नहीं। टेक्निकली गवर्नर जो है राष्ट्रपति जो इस वक्त गवर्नर हैं वो ज़्यादा एकेडमिक हैं, ही इज़ ए पॉलिटिकल मैन, पॉलिटिक्स में उनका ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहा है, और उन्होंने मेरिट पर चीज़ों को देखिए कोई गवर्नर होता है और अगर इस तरह का हमने कंसेशन दिए, वो कंसेशन क्यों ऐसा नहीं है, जब बदले गए उसकी वजह सीट में आ जाता है अरे गवर्नर अगर वो पॉलिटिकल न होते तो आज वो निकाल दिए गए होते, आज वो भी और गवर्नर ने उनको कह दिया, फोन उठा के कह दिया गया होता कि भाई आप रिजाइन कर दीजिए वरना आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो पॉलिटिकल हैं, अगर समझ गए थे, वो चाहते थे गवर्नर बने रहना, इसलिए उन्होंने जो है भाजपा के नेताओं से मुलाकात करी, जो अपने आप ऐसा कहेंगे हम उसको जो है एक क्लीन वे में जो है वही फॉलो करेंगे जो आप कहेंगे। जंग साहब ने अपने विजन में जो बात की है 5 सितंबर, और देखिए मैं और बात कहूंगा कि आखिर राष्ट्रपति महोदय क्या कर रहे थे। 5 सितंबर को ये रिपोर्ट जो है गवर्नर ने जो है राष्ट्रपति जी के पास भेजी, तो क्या हम कहें, हम पे तो लगता है कि भाई अगर राष्ट्रपति का जो एक संस्था है क्या उस पर भी हमको कुछ सवाल करने पड़ेंगे क्या? स्थिति ऐसी बन गई है कि 5 सितंबर को जो रिपोर्ट भेजी उसमें राष्ट्रपति ने अपने जो है कि विवेक से कोई इस तरह से न लेते हुए, चाहे ये जो आज फैसला वो कह रहे हैं कि हाँ ओके कर दिया उन्होंने, ये पहले भी कह सकते थे, या कहते कि नहीं ऐसी स्थिति नहीं बन रही कि आप सरकार बना सकते हैं, तो ये देखिए 5 सितंबर है, राष्ट्रपति की भूमिका है, राज्यपाल की भूमिका है, दोनों की भूमिका तय है। लेकिन जो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं राजनीतिक तौर पे किसको कहां प्रश्रय मिलना है, कहां किसको तरजीह देनी है, वो भी एक प्रस्तुति जन्य बातें होती हैं। उसको आप राजनीतिक चश्मे से देखें या गैर राजनीतिक चश्मे से देखें, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है दिल्ली की, चाहे आप उसमें गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका की बात करें, राष्ट्रपति की भूमिका की बात करें, लेकिन सब कुछ एक तरफ नंबर गेम जो है, नंबर आप कहां से लाएंगे, वहां नैतिकता और अनैतिकता की बात है। चाहे वो क्लेम कर लें आम आदमी पार्टी के जो झाड़ू वाले नेता हैं, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल जी, और जहां दूसरी तरफ बीजेपी क्लेम कर ले, कांग्रेस तो बेचारी अभी है, बेचारी थी और बेचारी रहेगी। तो मूल मुद्दा तो है नंबर का है, नंबर कहां से आएगा? आज जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार यही कहना है कि वो जो टाले जा रहे थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने कोर्ट में लगातार ये बात कर रहे थे कि हम कर रहे हैं, ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना जो है कि केंद्र के इशारे पे ही कर रहे थे। केंद्र ने कहीं ना कहीं उनसे कहा था कि हमको सरकार बनानी है। बात एक हद तक सही है कि अनौपचारिक तौर पर हम बात कह सकते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पे राज्यपाल की गरिमा को लेके या राष्ट्रपति की गरिमा को लेके हम सीधा सवाल नहीं उठा सकते जब तक आपके पास आपके पास कोई प्रमाण मौजूद। हम एक बार रुक करते हैं रमाकांत का। रमाकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली की सियासत पे पहली नजर आपकी है कि अभी बाई इलेक्शन होने जा रहा है 23 तारीख को, उन सीटों का जहां के जो विधायक हैं वो एमपी बन चुके हैं, तीनों बीजेपी की सिटिंग सीट हैं। अगर इन सीटों में से कोई सीट बीजेपी लूज कर जाती है, 1, 2 या तीनों लूज कर जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी पोजीशन है क्या बीजेपी नई सरकार के गठन को लेकर के अगर कोशिश करती है तो क्या बाई इलेक्शन के नतीजों का इंतजार करेगी या उससे पहले बनाएगी, क्या करेगी?
देखिए, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, शुचिता की बात कर रहे थे बीजेपी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 8 तारीख को डॉक्टर हर्षवर्धन जो उस वक्त के प्रेसिडेंट दिल्ली थे, उन्होंने कहा हमारे पास नंबर नहीं है, हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। और जब तक वो प्रेसिडेंट रहे दिल्ली में, तब तक वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं, ये बात नहीं आई। लेकिन जैसे ही सतीश उपाध्याय आते हैं उनकी जगह, उस वक्त भी जब सतीश उपाध्याय सीट संभाल रहे थे, तब भी हर्षवर्धन ने ये कहा था कि मेरी अगर निजी राय आप माने, पार्टी जो भी फैसला लेगी वो मंजूर है, लेकिन जो मेरी निजी राय है उसके आधार पर बीजेपी को जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनानी चाहिए। लेकिन आज जब स्थिति आ रही है, और जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्थिति अभी और बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास अभी सरकार बनाने की बात दावा करे, नंबर की बात कर लेते हैं, लेकिन वो सीएम कौन बनेगा ये चेहरा अभी बीजेपी के पास नहीं है। इसमें सिर्फ उठब्बल है। और दूसरी बात यूसुफ जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर उपराज्यपाल न्योता देते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी के संभावना ये भी बन रही है कि बीजेपी वहां जाए। सबसे पहले तो उपराज्यपाल के पास सवाल ये है कि बीजेपी को न्योता कैसे दें, किसके सामने न्योता रखें, क्योंकि नेता बीजेपी के पास नेता विधायक दल है ही नहीं अभी जी। तो ये एक बड़ा प्रश्न अपने आप में है। उपराज्यपाल अगर न्योता देना भी चाहे तो किसे दें, और दूसरी बात, अगर न्योता बीजेपी स्वीकार करती है तो ये भी एक संभावना है यूसुफ जी के जाकर के बीजेपी ये कह दे हमारे पास नंबर नहीं है, लिहाजा हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। ये 2-3 स्थिति ऐसी बन रही है जिन पर अभी गौर किया जाना बाकी है। यूसुफ जी, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर्षवर्धन मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री बन गया केंद्र में, उसके बाद से बीजेपी में कोई विधायक दल का नेता नहीं है दिल्ली में, तो क्या ये अनिर्णय की स्थिति नहीं है बीजेपी के लिए? अनिर्णय की स्थिति जैसे महाराष्ट्र में भी नहीं, बीजेपी ने कोई डिक्लेयर किया नहीं डिक्लेयर करने की बात, हरियाणा में जो मौजूदा सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी जो सरकार बने ना बने, जो विधायक दल तो है उसमें नेता होना चाहिए। उसके बाद अगर हर्षवर्धन देखिए ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लग गया, लेकिन एक हर विधायक दल का एक नेता होता है, बीजेपी का क्यों नहीं है? 6 महीने में क्यों नहीं उन्होंने नेता चुना? देखिए, हर्षवर्धन के जाने के बाद एक स्थिति ऐसी आ गई कि एक नेता का चुनाव करना है। अब चूंकि सरकार बनने की तब तक कोई संभावना नहीं थी, इसलिए इस विषय पर विचार नहीं हुआ है। अब जब सरकार बनने की संभावना हो गई है और अगर सरकार के लिए उनको निमंत्रण मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये 2-4 दिन के अंदर कोई न कोई फैसला इसमें हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 आम चुनाव होने हैं, तो बीजेपी आश्वस्त है कि ये तीनों सीटें हमें मिल जाएंगी। इसके बाद सिर्फ 2 का गैप रहता है, 2 विधायक इनको और चाहिए। अब जो स्थिति उस समय बनेगी उसके हिसाब से गवर्नमेंट आगे काम। रमाकांत जी, हमारे पास प्रोफेसर ललन जी बैठे हैं, उनका कहना है बीजेपी आश्वस्त है कि तीनों सीटों से मिल जाएंगी। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को केक वॉक देने जा रहे हैं? देखिए यूसुफ जी, जैसा कि ललन जी कह रहे हैं कि अभी 29 का आंकड़ा बीजेपी के पास, और वो तब है उस वक्त बीजेपी को चाहिए 34 सीटें, जब 29 सीटें हैं तब 34 हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं, अगर यथा हम उनकी बात मान भी लेते हैं कि क्लियर स्वीप बीजेपी 3 सीटें ले आती है, तब सीटें बनेंगी 32 अगर बनती है तब आंकड़ा पहुंच जाएगा 36 पे, तब भी 4 का गैप इनके पास अभी बाकी है। लेकिन जो एक विधायक की जो कमी तब भी पड़ रही थी और आज भी पड़ेगी, तो ये जो गैप है ये बांटने वाली बात है। उससे मिलाकर 28+1 है ना, तो मैंने 29 बताया सर। सही बताया, नहीं सही बताया आपने जी, बताया सर जी। तो कुल मिलाकर के, नहीं, मेरा सवाल दूसरा है, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी बीजेपी को हराने के लिए? केक वॉक दे देगी ऐसे कि जाइए बीजेपी जीत जाए? ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता। कम से कम मुझे कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ मजबूत उम्मीदवार उतारेगी, इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, तो क्या है वो कांग्रेस की कोशिश क्या होगी इन 3 सीटों पर अपनी इज्जत बचाने के लिए? देखिए, कांग्रेस जहां तक कृष्णानगर की बात है, वहां पर चर्चा ऐसी चल रही है कि डॉक्टर वालिया को उतारा जा सकता है। डॉक्टर वालिया को इसलिए मुफीद माना जा रहा है क्योंकि कुछ हिस्सा गीता कॉलोनी का कट के कृष्णानगर में मिला है, और इसलिए एक बारी टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार को दे सकते हैं। और दूसरा, जहां तक महरौली की बात है, वहां योगानंद शास्त्री को रिपीट करने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। अब बीजेपी को तय करना है वो अपने उम्मीदवार किस तरह के लेके आने वाली है जो कांग्रेस के उम्मीदवारों को टक्कर दे पाए। और इसके बाद तीसरा पेज आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने कोई करने का कोई बात अभी नहीं कही, आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी क्या स्थिति होगी, क्या वाकई विन विन स्थिति होगी, ये कहना मुश्किल है अभी। यूसुफ जी, मुफ्ती साहब, पिछले जो चुनाव हुआ था दिल्ली में, उसमें एक फिनोमेना था जिसमें आपके संगठन का भी एक रोल था कि जो मुस्लिम वोटर था
वो बड़े पैमाने पे आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया, है ना। तो उसकी वजह से कांग्रेस धराशायी हो गई और आम आदमी पार्टी जीत गई। क्या अगर अब चुनाव होते हैं, खासकर अगर हम उपचुनाव की बात करें, इन उपचुनाव में जो 3 सीटें हैं यहाँ भी ठीक ठाक मुस्लिम मतदाताओं का एक ठीक ठाक रेशियो है, तो यहाँ क्या भूमिका उनकी हो सकती है? क्या अगर वो कांग्रेस के साथ आता है तो बीजेपी को मुश्किल होगी? नहीं, देखिए उस वक्त के जो हालात थे 1 साल पहले के, वो कांग्रेस से ज़्यादा शीला दीक्षित से नाराज़गी थी मुसलमानों को उस वक्त में जो है, और जिसकी वजह से मुसलमान जो है एक तरफा कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे। यहाँ तक कि 70% मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस से अलग हो गए थे और पूरे दिल्ली में सिर्फ 30% मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ गए थे। और अब के हालात जो है ना वो दूसरे हैं। अब उसके बाद ऑप्शन जो है मुसलमानों के सामने बहुत ज़्यादा नहीं है। बीजेपी की तरफ अभी मुसलमानों के बहुत ज़्यादा रुझान है नहीं। आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा जो है अभी अटैचमेंट नहीं है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी में कोई मुस्लिम फेस अभी तक एक है भी नहीं, और ना उनके यहाँ अभी कोई माइनॉरिटी का कोई ऐसा बदाफ्तर डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ है। अभी हाल ही में 2-4 रोज़ पहले कोई एक्टिव बनाने की कोशिश की है, लेकिन कोई बड़ा चेहरा मुस्लिम का अभी आम आदमी पार्टी में नहीं है। और ना ही उसके जो विज़न डॉक्यूमेंट है उसमें मुसलमानों के लिए कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ हो जो मुसलमानों को अट्रैक्ट करती हो। इसलिए मुसलमानों का बहुत बड़ी तादाद में उधर डाइवर्ट हो जाना आम आदमी पार्टी की तरफ, ऐसा हम नहीं समझते। ये तीनों सीटें बीजेपी के लिए इसलिए आसान है कि ये तीनों सीटों पर जो अभी पिछला इलेक्शन था उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है जीत का। मतलब बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जो है ना काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते हुए हैं, 10,000 प्लस मार्जिन है। तो इसलिए के लिए फिर इन सीटों को निकालना मैं समझता हूँ बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा, चाहे कैसे भी कैंडिडेट। एक तो ये है कि कुछ बीजेपी की हवा भी बनी हुई है और दूसरे वहाँ पर मार्जिन अच्छा रहा है, तो इसलिए और गवर्नमेंट जिसके बनने के इम्कान ज़्यादा होते हैं लोग उसकी तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसकी तरफ वोट करते हैं। तो ये सब ऐसे सारे प्लस पॉइंट जो है ना अभी बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, इसलिए ये तीनों सीटें मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ चली जाएंगी। कांग्रेस के लिए अभी तो सरेदस्त कुछ है नहीं इसमें। तो कुल मिला के ये है कि अगर बीजेपी बाई इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार करती है तो उसके पास नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए कितना भी ये तीनों रिजल्ट आ जाए या अभी आ जाए, जोड़ तोड़ के बगैर गवर्नमेंट तो बन ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। 1-2 तो तोड़ेंगे तो ये होगा। मैं जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि बिल्कुल फैक्ट वही है, और अभी जो ऐलान हुआ है ये सब भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे पॉलिटिक्स चाहे वो ये वेल प्लान्ड मुझे नज़र आ रहा है कि आज ही की डेट में अब जो इस तरीके का हंगामा खड़ा होना, अब ऐलान होना, अब गवर्नमेंट बनाने की बातें होना, ये सब जो हमको लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है। अंदर कुछ पक रहा है, अंदर सब पक रहा है, अंदर सारी प्लानिंग हो रही है। और मुझे लगता है कि बीजेपी वाले बहुत आसानी से जो है गवर्नमेंट बनाएंगे और उन्हें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गवर्नमेंट बनाने में भी मुझे ये लगता है कि अभी तक जो है कांग्रेस के 6 विधायक जो है वो पहले से अभी तक पूरी तरीके से माइंड मेकअप किए हुए हैं कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के साथ। ये नहीं कि बीजेपी में वो पार्टी में मर्ज हो जाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि वो एक फ्रंट अलग से बना करके और वो सपोर्ट करेंगे और उसके बदले में वो मिनिस्ट्री लेंगे या जो भी कुछ ले, लेकिन इस तरीके का माइंड बना हुआ है इन लोगों का। राकेश जी, अगर ऐसा होता है जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा है तो अहम सवाल आएगा बीजेपी का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। आप बता रहे थे कि शायद आपकी मुट्ठी में 2-3 नाम है। नहीं, मुट्ठी में नाम नहीं है, जो चर्चा में नाम है ये सबको पता है। उसमें कुछ लोग बेचारे मायूस हो गए हैं, कुछ लोग खुशी की बात है। बात यह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के जाने के बाद जो उसके पहले विजय गोयल अध्यक्ष थे वो राज्यसभा सांसद हो गए, फिर अभी हालांकि सतीश उपाध्याय आए हैं, लेकिन एक नाम था जगदीश मुखी का। वो नाम हरियाणा चुनाव के बाद काफ़ी उभर के सामने आया और हरियाणा में जीत भी हासिल करवाई। 1.5 साल तक बेचारे वहाँ लगे रहे, लेकिन आज की तारीख में थोड़ी सी मायूस लग रहे हैं कि कोई उनका नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रबल और प्रखर उम्मीदवार वक्तव्य दिया था और कुछ ऐसी बातें की थी, थोड़ा सा किनारे वाले। एक और नाम सामने आ रहा है कि यदि यहाँ जो बैस की बात आती है या पंजाबी की बात आती है, जो कम्युनिटी लिविंग की बात आती है, तो खट्टर साहब को बना दिया हरियाणा में तो दिल्ली में बनेंगे नहीं, तो कास्ट इक्वेशन पर जगदीश मुखी सेट नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे पैमाने पर डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का नाम भी चर्चा में आया है, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी एक नया नाम आया है। वो अभी विधायक भी हैं और वो उनमें वो बात है, जाहिर सी बात है बीजेपी विधायक इसमें बिल्कुल क्लियर है। मिनिस्टर तो कोई विधायक ही बनेगा, विधायक बनेगा, बन रही है जो स्थिति देखिए ऐसा है क्योंकि जो पार्लियामेंट में जा चुके हैं उनको दोबारा वापस नहीं लाना है, उनको दोबारा नहीं लाना है। वो कोई तीसरा भी हो सकता है, सीट खाली करके होना ये परंपरा है देश में, आपने देखा है राज्यों में। लेकिन आज की तारीख में जो है बीजेपी के पास भी नहीं है कि किसी को वहां से मैं वही संसद से उठा के की बात आती है तो उसमें वो फिट बैठ रहे हैं। जगदीश मुखी को भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन साथ साथ डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग भी हैं। उसके अलावा
सतीश उपाध्याय क्लेम कर ले या किसी और को विदुरी टाइप किसी को बैठा दे, बात अलग है। लेकिन दो नाम पे जो मेरी खबर है, जो मेरी चर्चा, बाकी तो जो मोदी चाहेंगे वो होगा, जो मोदी चाहेंगे। चाहे क्लियर ये भी है कि जैसे जगदीश मुखी जी इस वक्त मेरे ख्याल से नंबर 1 पे चल रहे हैं, इसलिए कि ये लोग ये भी देखते हैं कि दिल्ली जैसी जगह कैपिटल है और यहाँ एक पढ़े लिखे अच्छे जगदीश मुखी एक बड़े प्रोफेसर और विधायक अपोजिशन में एक लंबे टाइम तक रहे हैं यहाँ दिल्ली में, हरियाणा का रिजल्ट भी दिया भी है, सब कुछ है। दूसरे लेकिन उनके साथ शायद माइनस ये हो सकता है कि वो आरएसएस में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं। नहीं, वो तो सब वही वाले हैं, आप उसको नकार नहीं सकते, है तो सब वही, है तो सब वही, मंसूर गर्ग भी वही है। लेकिन संकट ये है कि जो भाई यूसुफ जी ने कहा नहीं, विजय गोयल तो खैर आउट हो चुके हैं, बहुत पहले सीन्स आउट हो चुके हैं, 3 विजय थे। नहीं, जैसे कि बात आई ना, अब देखिए वो बात सत्य हो गई, जैसे कि महाराष्ट्र में कहा था कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, घूम फिर के बात वहीं आई। तो यहाँ की जो स्थिति बन रही है, 2-3 नाम सामने हैं और वरिष्ठता के क्रम में भी और स्वीकार्यता के क्रम में भी दोनों नाम हैं। लेकिन आगे जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे वही होगा, पुरानी शैली में जो इंदिरा गांधी चाहती थी वही होगा। मुझे लगता है सतीश उपाध्याय जो है हो सकता है कि आगे आ जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के करीब हो गए हैं वो काफी, और हैं भी, नरेंद्र मोदी उन्हें पसंद भी करते हैं, राकेश भी कह रहे थे। हाँ, उनका एक माइनस पॉइंट हो सकता है कि राजनाथ सिंह के ज्यादा करीब हो गए, लेकिन उनके लिए अभी के समय में जो है कि वो हो सकता है कि मोदी बहरहाल उनको थोड़ा पसंद करते हैं, वो सक्रिय भी काफी हो गए हैं और काफी मोदी स्टाइल में काम भी करते हैं। और देखिए अभी नाम की वो सक्षम भी है, सतीश भी हो सकते हैं, किसी को आपत्ति नहीं, चुनाव में उनके लड़ने की बात भी चल रही है। तो ये मुझे लगता है, और फिर वो जैसे आप लोग कह रहे थे अभी, जो मोदी चाहेंगे वही होगा। आपने महाराष्ट्र में देख लिया, तब मोदी ने कह दिया था फडणवीस के बारे में, जब एक आम सभा को वो वहां पे संबोधित कर रहे थे, वही गडकरी भी थे मंच पे, लेकिन उनको उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट करके बिल्कुल गडकरी ने 39 विधायकों की, यही हरियाणा में, देखिए हरियाणा में भी यही हुआ कि सुषमा स्वराज का नाम चला, फिर कैप्टन अभिमन्यु का नाम चला, बहुत मौका चला, लेकिन वही जो है संघ प्रचारक जो थे, जो खास करीब थे उनके, वो अंत में वही मुख्यमंत्री, सेंट्रल लीडरशिप जो डिसाइड करेगी। देखिए मोदी आज भी जो है जो भेजी है एलजी ने, मुफ्ती साहब की बात में वो दम है कि इन किन प्रकार चुनाव से बचते हुए चाह रही है कि हम सरकार बना लें, क्योंकि कोई भी विधायक, रमाकांत जी को पता होगा, कोई भी विधायक चुनाव नहीं चाहता। ललन जी आप कुछ कह रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री। हाँ देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुझे लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप ने अभी कोई फाइनल डिसीजन इस मामले में नहीं लिया। हो सकता है कि हो सकता है कोई डार्क हॉर्स भी आ जाए सामने, जिसका नाम अभी नहीं आ रहा है, उसको भी बीच में लाया जा सकता है। बाकी आपने ठीक कहा कि जगदीश मुखी का नाम है, उपाध्याय जी का नाम है। इस पर एक मशवरा तो है, इस पर एक राय हम रमाकांत की भी ले लेते हैं। रमाकांत जी, आपको क्या लगता है कि अगर सरकार बनाने की पोजीशन में बीजेपी आती है या उनको न्योता मिलता है, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री पद के लिए जोड़तोड़ होगी, और तो कौन इस रेस में आगे निकल सकता है, कौन डार्क हॉर्स हो सकता है? देखिए, अभी जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, जगदीश मुखी हैं, ठीक है, एक नंदकिशोर गर्ग जी की ओर नकारा नहीं जा सकता, और तीसरा एक नाम रामवीर सिंह विधुड़ी भी हो सकते हैं, वो जोड़ तोड़ में माहिर है। जब जोड़ तोड़ की बात आएगी और जोड़ तोड़ सरकार बनाने की बात आएगी, तो रामवीर सिंह विधुड़ी एक भूमिका निभा सकते हैं। उनका जो है कांग्रेस से भी अच्छा खासा दखल है कांग्रेस में, वो 4-5 विधायक कांग्रेस के ले जाने की स्थिति में है, और आम आदमी पार्टी में भी स्वीकार्यता है उनकी। तो कुल मिलाकर ये 2-3 नाम हैं जिन पर, लेकिन लास्ट में जो फाइनल मोहर लगानी है वो नरेंद्र मोदी ने लगानी है, जैसा कि राकेश जी बता रहे थे। तो कुल मिलाकर स्थिति, चेहरे तो हैं, लेकिन फाइनल चेहरा जो होगा उस हिसाब से मोदी जी ने ही तय करना है, लेकिन करना इन विधायकों में ही। और तीसरा और चौथी बात, जो सतीश उपाध्याय भी जो पिछले लगातार 6 महीने से सक्रिय हैं, और उन्होंने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया है, और वो महरौली के वो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। यूसुफ जी, तो कुल मिलाकर जो सतीश उपाध्याय के बारे में, जब से मोदी सरकार बनी है सेंटर में, तब से चर्चा है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री सतीश उपाध्याय हो सकते हैं। लगातार चर्चा चल रही है, कई अखबारों में इस तरह की खबरें भी छपी थी, और उसके बाद ही उन्हें दिल्ली वहाँ स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफा दिलाया गया, यहाँ का प्रभार दिया गया। तो मुफ्ती साहब, मामला जो आपने बताया था पहले कि सरकार बनाने की स्टैंडिंग कमेटी शायद अभी है, वो नहीं, इस्तीफा दे दिया। तो क्या ये दिल्ली के लिए, बीजेपी के लिए इस मोड़ पे आके जोड़ तोड़ से सरकार बनाना
मुनासिब होगा बीजेपी के? ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा उनको जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक तो ये कि उसके अपने जो अभी 28 विधायक है ही, और उसके बाद एक और अकाली दल 29 हो जाते हैं, और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट है वो 30-31 तो इसके अपने हो ही जाते हैं। और अगर एक फ्रंट आ जाता है टूट करके खुद ब खुद कांग्रेस से, और वो टूट कर इसके साथ इसको बैक से सपोर्ट कर देते हैं या गवर्नमेंट में शामिल हो जाते हैं, तो बहुत आसानी से इसकी गवर्नमेंट बन जाती है। और ये सारे आंकड़े सब कुछ जो है इनके पास बहुत पहले से तय है। अगर ये चाहते तो पहले दिन भी गवर्नमेंट बना सकते थे बीजेपी, लेकिन इनके चूंकि और स्टेट पहले सेंटर को देखना था, सेंटर को फतह कर लिया तो उसके बाद और स्टेट को देखना था, इसलिए ये जानबूझ करके एक प्लानिंग के तहत टालमटोल करते रहे। यही वजह, अगर इनको गवर्नमेंट, अगर इनको इलेक्शन में जाना होता और इलेक्शन के जरिए से अगर बीजेपी को गवर्नमेंट बनानी होती तो बहुत पहले इलेक्शन हो गया होता, 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के साथ ही अभी महाराष्ट्र के साथ इसका इलेक्शन हो जाता, लेकिन नहीं किया गया इलेक्शन। अभी भी इलेक्शन के मूड में अगर ये होते तो झारखंड के साथ ऐलान कर देते, लेकिन ऐसा न करके बाई इलेक्शन करा रहे हैं। बाई इलेक्शन का ऐलान होते ही पूरे दिल्ली वालों में एक मैसेज चला गया कि भाई अब यहाँ इलेक्शन नहीं होना है। बात मुफ्ती साहब ने भी कही है, संभावना इस बात की लगती है, लेकिन एक अड़चन जो मुझे लगता है संवैधानिक अड़चन हो सकती है कि अब जो परंपरा थी पहले की सबसे बड़ी पार्टी को न्योता दिया जाए, अब परंपरा यह है कि गवर्नर तब तक न्योता नहीं देगा जब तक वो आश्वस्त नहीं होगा कि आप सरकार बना लेंगे। तो ये उसमें शामिल है। मैं पीयूष जी से पूछ रहा था, मैं पीयूष जी से पूछ रहा था जी, वो संवैधानिक ये प्रावधान है कि आप जो है जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए गवर्नर कि आप किसका समर्थन आपको है, लिखित समर्थन आप दिखाएंगे उसको, और इतने नंबर्स आपके पास है, वो सारे लोगों का आपको वो जब तक चेक नहीं कर लेगा और आश्वस्त नहीं हो जाएगा तब तक वो आपको हरी झंडी नहीं दिखाएगा। तो ये है। लेकिन देखिए इसमें एक ऑप्शन और जिसकी लगातार आपको याद होगा चर्चा चली थी कि एक जो है सीक्रेट वोटिंग, अगर ये सरकार बना लेती है। सीक्रेट वोटिंग तो है नहीं अपने यहाँ, और हाँ ऐसी कुछ चर्चा चली थी, लेकिन एब्सेंटिज्म का भी एक मसला है। हमारे डेमोक्रेटिक कुछ लोग हैं कि एब्सेंट हो जाएंगे, सीक्रेट वोटिंग नहीं है, कुछ विधायक एब्सेंट हो जाएंगे और इनको कह देंगे हाँ जो ये मत प्राप्त करना चाहेंगे विश्वास मत, तो इनका हो सकता है। नहीं तो इस तरह का भी कुछ चर्चा है। गवर्नमेंट की संभावना तो नहीं है। राकेश जी आप जो कह रहे थे कि उसमें शामिल है, ऐसा नहीं है क्या? जब तक राज्यपाल आश्वस्त नहीं होंगे, मैं वही बात कर रहा था, आपने पूरी बात सुनी नहीं कि राज्यपाल के पास जो शक्तियां हैं, जो संवैधानिक शक्तियां हैं, उसमें सब कुछ समाहित है कि नंबर के साथ साथ वो जब तक आप नंबर की सूची भी दे दें उनको कि मान लिया कि 70 की बात है, 36 है, जब तक वो आश्वस्त होना जरूरी है ना। आश्वस्त के उनके पास अपने सिस्टम्स हैं, उनके पास अपने ऑलरेडी चैनल्स हैं, विभिन्न माध्यमों से। बेसिक ये है कि उनके पास चिट्ठी होनी चाहिए, तभी वो चिट्ठी के बावजूद जब शंका होता है तो फिजिकल बुनियादी शर्त यह है कि कम से कम समर्थन की चिट्ठी उनके पास। नहीं बुनियादी वो बात राकेश जी मैं समझ गया, आश्वस्त की बात कर रहा हूं। आश्वस्त नहीं, आश्वस्त होने आश्वस्त यही मेरा कहना हुआ। आश्वस्त का मतलब सबसे पहले जरूरी है कि उनके पास समर्थन की चिट्ठी तो कम से कम हो। ये गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है, गवर्नर अगर चाहे तो, क्योंकि जो परंपरा रही है वही आप बोल रहे हो, वही आप बता रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट, फर्ज कीजिए गवर्नर ने इग्नोर किया। ललन जी आप याद कीजिए, सबसे बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा ने तोड़ा था, उसके बाद नया प्रेसिडेंट बना था कि जब तक आश्वस्त नहीं होंगे राष्ट्रपति सेंटर में और गवर्नर राज्य में तब तक नहीं बुलाएंगे। याद हो इसीलिए 1998 में वाजपेयी को 10 दिन वेट करना पड़ा था जयललिता की चिट्ठी लाने के लिए। बहरहाल इस स्टूडियो में हमने इस मुद्दे पर चर्चा की। हमारे तमाम मेहमानों का इस पर शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के उपराज्यपाल की राज्य में सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। हो सकता है जल्दी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता भेजा जाए, लेकिन घूम फिरकर बात वही सवाल सामने सामने आता है कि बीजेपी आखिर बहुमत कैसे जुटाएगी। क्या तिकड़म से बीजेपी सरकार बनेगी? यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में सरकार बन भी पाएगी। वास्तव में दिल्ली में सत्ता का खेल बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है। देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। आज तो सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। आज के न्यूज़ लाइन में इतना ही, दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।